कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए बेतुके और निरर्थक बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र समिति बना दी है, अन्य समिति भी शीघ्र घोषित होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के घोटालों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, जिस प्रकार से जनता के हर मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाकर उजागर कर रही है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। देखिए, चुनाव अब बिल्कुल निकट है। 3 महीने के अंदर हम लोगों को मैदान में जाना है। तो कांग्रेस पार्टी न केवल चुनाव समिति, विभिन्न समितियों का लगातार गठन हो रहा है। आदरणीय शैलजा जी लगातार बैठक कर रही हैं, आज भी लोगों से मिल रही हैं। आज भी शाम को वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक है, कल भी उनके साथ बैठक है। अभी चुनाव समिति का गठन हुआ है, अभियान समिति का गठन होना है, घोषणा पत्र समिति का गठन होना है, प्लानिंग और स्ट्रेटजी की कमेटी का गठन होना है, डिसिप्लिन कमेटी का गठन होना है, मैनेजमेंट कमेटी का गठन होना है। सारी कमेटियां बनेगी और मैदान में जाने का दिन आ गया है। इसलिए मैं समझता हूं इसमें अब कोई चर्चा का विषय नहीं है और सभी पार्टियां करती हैं। सामने वाली पार्टी के भी 1-2 समितियों का नाम हमने देखा है। कांग्रेस पार्टी में भी अपनी समितियों का गठन प्रारंभ कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है कांग्रेस की कमेटी। जी हां, कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जिसका इलेक्शन में सबसे अहम रोल रहने वाला है, इलेक्शन कमेटी, उसका गठन हो गया है। 22 सदस्यीय कमेटी है और जब 22 सदस्यीय कमेटी है तो इसका आकलन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक बिसात जो है वो बिछा दी है। इन कमेटी के सदस्यों के जरिए काफी हद तक ये पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में किस नेता की चलनी है और किस नेता के समर्थकों को ज्यादा टिकट मिल सकती है। हालांकि आला कमान इसमें अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन कमेटियों को देखकर क्या आकलन है और बीजेपी इसका कैसे आकलन कर रही है, कमेटियां कितनी सफल होंगी, जो सिलेक्शन हुआ है इलेक्शन कमेटी में वो कितना सही है, इसी सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं पहले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिल द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक राज आहूजा जी, राष्ट्रीय सचिव हैं सेवा दल के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े सुशांत सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत शुक्ला जी जुड़े हैं, जो कि जिनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस की कमेटी आ गई है, तो एक कांग्रेस का पक्ष पहले ले लेते हैं, फिर बीजेपी की ओर, और ये भी जानेंगे कि ये कमेटी कितनी धरातल पर काम करने में आसान तरीके से काम कर पाएगी। पहले अशोक राज आहूजा जी, ये कमेटी आई है, कमेटी के बाद पहला मैसेज यही जाता है कि अब कांग्रेस ने टिकट वितरण को लेकर खंगालना शुरू कर दिया, टटोलना शुरू कर दिया। जैसे ही कमेटी बनी है, आज हम देख रहे हैं कांग्रेस भवन में दावेदारों की भीड़ लग गई, बायोडाटा लेकर लोग पहुंचने लगे। क्या माने, आप लोग अब जल्द से जल्द टिकट वितरण के प्रक्रिया में आएंगे और पहले घोषित करेंगे टिकट भाजपा से? देखिए, सबसे पहले मैं कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं कि ये कमेटी जिस नेता के भी दिमाग की उपज है वो स्वागत योग्य है। ये कमेटी बहुत ही बढ़िया कमेटी मेरे नजर में बनी है। मैं पिछले 4 विधानसभा चुनाव, 4 लोकसभा चुनाव और 2 मेयर चुनाव में चुनाव सिलेक्शन कमेटी में रह चुका हूं और अपने अनुभव से मुझे कहता हूं कि ये कमेटी अच्छी बनी। जहां तक सरगुजा संभाग की हम बात करें तो हाई कमान ने जो 2018 में टीएस सिंहदेव जी का जो अनुभव था, 14 की 14 सीटें आई थी, फिर से एक बार उनमें विश्वास किया है। बिलासपुर संभाग की बात करें तो चरणदास महंत जी के ऊपर और उनके सहयोगी के रूप में जयसिंह अग्रवाल जी के ऊपर फिर से विश्वास किया है। बस्तर संभाग की बात करें तो मोहन मरकाम जी के ऊपर हाईकमान ने पूरा विश्वास किया है। हालांकि दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में उनका वर्चस्व तो रहेगा ही, लेकिन वहां मेन रूप से देखा जाए तो मोहन मरकाम जी और उनके सहयोगी के रूप में राजेश तिवारी जी को दिया गया है। रायपुर संभाग की हम बात करें तो वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, अमितेश शुक्ला,
और इनके साथ पारस चोपड़ा जी को जोड़ा गया है, तो एक अनुभव का एक यहाँ पर समर्पण दिखता है हमको। बहुत अच्छा संतुलन यहाँ बनाया गया। दुर्ग संभाग की बात करें तो स्वयं मुख्यमंत्री जी आते, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, तमाम लोग, अनिला भेड़िया जी, तो एक पूरा संतुलन जो बना करके ये कमेटी बनाई गई है। तो निश्चित रूप से जो मंशा है कांग्रेस जनों की अब की बार 75 पार, वो मुझे इस चुनाव समिति के माध्यम से पूरी होती हुई दिख रही है। और जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रिपोर्टें आई है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, किसने धरातल पे काम किया, किसने धरातल पे काम नहीं किया है, ये सब चीजों के आधार पर अगर टिकट वितरण सही ढंग से हो गया तो कांग्रेस 75 के आंकड़े को पार करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगी। ये मेरा यहाँ पूरी तरह से मेरा इसमें मानना है। और निश्चित रूप से दावेदारों की लाइन तो लगेगी। और टिकट वितरण भी मैं समझता हूँ कि अक्टूबर महीने तक कांग्रेस पार्टी पूरे टिकट वितरित कर देगी, ताकि काम करने का मौका सबको मिले, क्षेत्र में जाने का मौका मिले। अभी कल शैलजा जी आई थी और भूपेश बघेल जी भी थे, दीपक बैज जी भी थे। तो अभी हमारा बूथ स्तर का प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। तो जो कमियां बेसियां होंगी हम सब उसमें दूर कर लेंगे और कांग्रेस एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से 75 पार के आंकड़े को पार करेगी। ठीक है, तो 75 का लक्ष्य है और ऐसे में ये लक्ष्य काफी जो है मुश्किल भरा है। तो कांग्रेस तैयारियां भी पहले से शुरू कर लेना चाहती है और इलेक्शन में सिलेक्शन का यानी टिकट वितरण का काम काफी पेचीदगी भरा होता है। और हमेशा हम टिकट वितरण में कांग्रेस में ऐसी स्थितियां देखते आ रहे हैं जिसमें मतभेद और मनभेद दोनों दिखाई देते हैं। कांग्रेस इन सबसे निकलते हुए पहले कमेटी का गठन करके मैदान में है। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जान लेते हैं। सुशांत जी, कांग्रेस की कमेटी बन चुकी है। आप लोगों की जब कमेटी आती है तो उसका पोस्टमार्टम करती है, कांग्रेस पूरा बताती है, भैया ये देखिए ये है, ये है, ये है, ये गड़बड़ी है, जनता में गलत मैसेज जाएगा। कांग्रेस काफी संतुलित कमेटी लेकर आई है, ऐसा दावा कर रही है। आप लोगों का क्या आकलन है? देखिए, कांग्रेस का ये आंतरिक संगठन का मामला है, परंतु जब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल लाकर छत्तीसगढ़ की विकास रथ को असंतुलित करने वाली कांग्रेस अगर ये 75 पार का नारा देकर छत्तीसगढ़ में जाना चाहती है तो मैं बताना चाहता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और इसलिए मेरे साथी आहूजा जी की जो अपनी स्तुति वंदना अपने सरकार अपने संगठन की करते रहे हैं, वो एक पर्दे के पीछे जाकर एक वंशी गांधी परिवार की चरण वंदना की विचारधारा पर आधारित कांग्रेस की व्यक्तिनिष्ठ व्यवस्था पर अगर वो काम कर रहे हैं और उसकी वो दुहाई दे रहे हैं तो मुझे हंसी आती है कि छत्तीसगढ़ में गढ़बो छत्तीसगढ़ का नारा देकर लूट लिया छत्तीसगढ़ को। ये व्यवस्था छद्म छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर जो छत्तीसगढ़ में व्यापक भ्रष्टाचार की एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, उसके जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता आतुर है और नवंबर 2023 में वो जवाब जनता देगी। ठीक है, जनता जवाब देगी। कमेटी का ज्यादा विश्लेषण बीजेपी नहीं कर रही है, वो तो देख रही है कि जो सामने आए उसके हिसाब से वो मुद्दे आगे करेंगे। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी हैं, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि इस तरीके की कमेटियों में खास तौर पर संतुलन देखा जाता है और संतुलित कमेटी जब आती है तो जो डगर है पनघट की वो आसानी से पार हो जाती है। लेकिन इस कमेटी में कैसा संतुलन देख रहे हैं अनिल जी आप? देखिए मोहन जी, आप भी इतने साल से कांग्रेस की भीड़ देख रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। कांग्रेस में हम लोगों ने बहुत से भूस्खलन देखे हैं, चाहे वो सरकार के अंदर हो, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे वो चुनाव के दौर का समय हो। अभी तक हम देखते ये आए थे कि बीजेपी सब चीज़ों में आगे रहती थी, चाहे वो कमेटी बनाना हो, चाहे वो टिकट बांटना हो, चाहे वो बहुत सी चीज़। कांग्रेस कहीं ना कहीं अंतिम दौर में कुछ फैसले करती थी। लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की नई प्रभारी आई हैं शैलजा, उनका काम करने का तरीका दूसरे नए प्रभारियों, पुराने प्रभारियों की अपेक्षा ज्यादा स्पीड भरा है। और वो सरकार में सामंजस्य कर रही है, वो संगठन में सामंजस्य कर रही है, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही मना रही हैं। आपने देखा होगा मोहन, जाने कितने इतने फैसले अभी 10, 15, 20 दिन के अंदर हुए हैं जो मुझे नहीं लगता भूपेश बघेल जी का जो टेम्परामेंट है उससे मेल खाते होंगे।
लेकिन फिर भी भूपेश बघेल जी को यदि समझाया गया, यदि ये शैलजा की एक तरह की विजय है, शैलजा ने जो रणनीति बनाई, शैलजा जिस स्पीड से दौड़ रही है कांग्रेस को लेकर के, मुझे लग रहा है बीजेपी के लिए चिंतनीय मुद्दा है। आप देखिए कितने फैसले करा लिए उन्होंने अभी 15-20 दिन के अंदर में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बनने का मामला है, डिप्टी सीएम बनाने का मामला है, मंत्री को हटा करके फिर मंत्री बनाने का मामला है। तो ये बड़ा आसान नहीं था, जहां की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो और उन्हें मनाना बड़ा आसान होता रहा होगा। लेकिन अब शैलजा ये कर रही हैं। अब देखिए आपकी कमेटियां कितनी जल्दी जल्दी कांग्रेस बना ले रही है। अभी आप देखिए कि जो ताजा कमेटी बनी है, जिसका आहूजा जी पूरा विश्लेषण कर रहे थे, उस कमेटी में भी देखिए कितने संतुलित चेहरे उन्होंने रखे हैं। और बीजेपी जो विपक्ष में है, जो पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, उसके अभी कहीं अता पता नहीं है कमेटियों का। मुझे लग रहा है कि वो आंतरिक गुटबाजी में इतना ज्यादा उलझी हुई है कि अभी उसको मनाने में बड़ा समय लगेगा। और यदि कमेटी लेट हुई, यदि मतदान जो प्रत्याशी तय करने की कमेटी है, चुनाव प्रचार अभियान समिति है या चुनाव प्रचार समिति है, अगर ये आपकी लेट हुई तो पार्टी के लिए, भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल होगा चुनाव जीत पाना। इसलिए पार्टी को, कांग्रेस को देखते हुए अब जल्दी फैसले करने चाहिए। ये तय मानिए कि मोदी जी के चेहरे पर यदि बीजेपी सोच रही है कि हम छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत जाएंगे, मुझे नहीं लगता ये उसका सपना का सपना रह जाएगा। उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ना है। उनकी जो चेहरे की छवि बनी है एक लोकनायकवाद की, उसके खिलाफ पार्टी को खड़ा होना होगा। और न सिर्फ अकेले बीजेपी के नेता होंगे, बल्कि उनके साथ कार्यकर्ताओं को भी खड़ा करना होगा। अभी हो यह रहा है कि 25 नेताओं को आपने अच्छे से ऊर्जास्वित कर दिया, ऊर्जा से भर दिया, लेकिन कार्यकर्ता कहां हैं? आज भी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ जो उमड़नी चाहिए वो नहीं उमड़ पा रही है। तो मुझे लगता है अभी समय है, बीजेपी को इस पर विचार करना होगा, उसको स्ट्रेटजी बनानी होगी, बहुत जल्दी जल्दी फैसले करने होंगे। ठीक है, आप बहुत घातक फैसले मत करिए, लेकिन कांग्रेस को बहुत आगे निकलने का मौका मत दीजिए। जब अब 400 मीटर रिले रेस होती है तो बटन दी जाती है 200-300 मीटर दौड़ने के बाद। ऐसा ना हो कि कांग्रेस 400 क्रॉस कर ले और आप जो है रिले रेस में बटन ही देते रह जाए। ठीक है सुशांत जी, आप लोगों की कमेटी का बेसब्री से इंतजार है, खास तौर पर चुनाव जो कमेटी है टिकट जो बांटेगी, इसके अलावा चुनाव संचालन, चुनाव अभियान, इस तरीके की कमेटियों की दरकार है। अभी आप लोग घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति में फंसे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस लग रहा है कि आगे मत निकल जाए आप लोगों से। कार्य करने की शैली होती है। मैं अनिल जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा को बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, परंतु मैं आज आपको बता देता हूं कि बूथ व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी सतत काम करने वाला संगठन है। और आज अगर आप देखें परोक्ष रूप से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो छत्तीसगढ़ की संगठनात्मक क्षमता भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की क्षमता को पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब रही बात इकाइयों की और विभागों के गठन की, तो मैं आपके माध्यम से बात बताना चाहता हूं कि हर संगठन का अपना काम करने की शैली है, दलगत भावना है, लेकिन हम राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य को लेकर चलते हैं। तो हमारे यहाँ पद्धति जीवंत है। जो दल एक वंशी परिवार की विचारधारा को लेकर चलता है, तो उसमें आडंबर, दिखावा और व्यवस्था की गुटबाजी चरम पर है। आने वाले समय पर राजनीतिक परिदृश्य में यह साफ हो जाएगा कि किस दल की राजनीतिक संगठनात्मक क्षमता बहुत मजबूत थी। ठीक है, ये नपी तुली टिप्पणी लगातार बीजेपी की ओर से आ रही है, लेकिन हम सुशांत जी ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग कर क्या रहे हैं? कुछ समय सीमा निर्धारित है? आखिरी के 2 महीने में ही आप लोग बैटिंग करेंगे ये सोच के चल रहे हैं क्या? अभी भी 2 महीना आराम है? भैया, हमारी व्यवस्था इस सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार को और छत्तीसगढ़ के विकास रथ को रोकने वाले भूपेश बघेल की व्यवस्था को छत्तीसगढ़ की अवधारणा के साथ जोड़कर सदन से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद करने की व्यवस्था है। अभी लास्ट विधानसभा हुई है, आप उसी में इस सरकार की जो सबसे बड़ी योजना है नरवा गरवा गुरवा बाड़ी और रोजगार देने के, रोजगारित करने के, गोबर के खरीदी पर व्यापक भ्रष्टाचार के उद्देश्यों के सब खुले तौर पर उसका उजागर करना घोटालों को हमारी सरकार के जनप्रतिनिधि, हमारी संगठन के जनप्रतिनिधि इस काम को बहुत बखूबी कर रहे हैं। और मैं आपको माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हमेशा शासक को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, परंतु विपक्ष सक्षम हो, संपन्न ना हो, लेकिन संघर्षशील हो। ये राजनीति की लोकतांत्रिक व्यवस्था की अवधारणा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर संघर्ष कर छत्तीसगढ़ की जनता को जागृत कर रही है कि गढ़बो छत्तीसगढ़ का नारा देकर आने वाले लोग जो छत्तीसगढ़ को 4.5 वर्षों में लूट लिए, उसका जवाब आने वाले समय में चुनाव में दे।
जनता। ठीक है, तो ये रही बीजेपी की टिप्पणी। अब हम अशोक राज आहूजा जी की ओर रुख करते हैं और उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 3 चेहरे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं कमेटी में, इसको लेकर हर तरफ सवाल उठ रहे हैं कि भाई अमरजीत भगत को भी रख लेते तो सरगुजा संभाग में 2 लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाता, कवासी लखमा को रख लेते तो जो बस्तर है उसमें अध्यक्ष के अलावा 2 लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाता, इसी तरह उमेश पटेल को रख लेते तो कोरबा में थोड़ा संतुलन हो जाता। ये संतुलन में क्या कमी रह गई? कमेटी थोड़ी बड़ी बन जाती। कमेटी को 22 लोग में रखकर आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं अशोक जी? देखिए, जो आपने ये 3 नाम लिए हैं, उनके सुझाव और विचारों को भी पूरी तरजीह दी जाएगी। जहां कवासी लखमा प्रभारी हैं बस्तर के, और अमरजीत भगत भी वरिष्ठ मंत्री, आदिवासी मंत्री, उमेश पटेल जी भी बहुत ही सुलझे हुए मंत्री हैं, तो इनके सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कहीं अलग नहीं रहेंगे। लेकिन अब हाईकमान ने अगर कुछ सोचा है तो हाईकमान की सोच के ऊपर निर्भर है। पर मैं बीजेपी के हमारे भाई शुक्ला जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात करते हैं वो, शब्द नपे तुले हैं, लेकिन उनके पास मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में सो रही है, इसलिए कमेटी गठन की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अभी छत्तीसगढ़ में बैटिंग कर रहे हैं, और अमित शाह जी रोज यहाँ पर पहुंच करके नई नई चीजें खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात बीजेपी के चेहरे की, तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी में कोई चेहरा है या बीजेपी में कोई अभी मुद्दा है। सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है। आप बूथ की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ में जाने की बात है, तो कांग्रेस पहले ही बूथों में पहुंच रही है। और जिस रमन सिंह से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जीत कांग्रेस की झोली में 2018 में डाली थी, आपका हाईकमान आज उसी रमन सिंह को फिर साथ में लेके चल रहा है। और बड़े बड़े मंत्री ननकी राम कंवर जैसे लोग अमित शाह से नहीं मिल पाए, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब इस चुनाव में होने वाली है। ठीक है, शुक्ला जी सुन रहे हैं आप लोग भले मुद्दे उठाते रहे, लेकिन चेहरे की बात पर आप लोगों को हर बार घेरा जाता है। इस बार भी अशोक राज आहूजा जी ने वही बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चेहरा है, और हमारा चेहरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और कमल छाप है। परंतु मैं अपने बड़े भाई आहूजा जी की एक बात पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि 2018 के पहले बूथ की संरचना का सा न जानने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी से एक वरिष्ठ नेता हमारी गई थी करुणा शुक्ला जी, जिन्होंने बूथ की संरचना की व्यवस्था से कांग्रेस को अवगत कराया, आज वो बूथ संगठन की बात कर रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं। भारतीय जनता पार्टी की संरचना और संगठन सतत चलने वाला, प्रक्रिया के आधार पर काम करने वाला संगठन है। मैं आपके माध्यम से अशोक राज आहूजा जी को बताना चाहता हूं कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता अब आवाज देने लगी है कि भ्रष्टाचारियों सत्ता खाली करो, कि अब छत्तीसगढ़ की जनता आती नहीं। ये तो रही चेहरे की बात। चेहरे का जवाब आप ऐसे घुमा फिरा कर दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक लीडरशिप तो दिखानी होगी। सामने कौन रहेगा? क्या मोदी जी और मोदी जी के चेहरे पर ही ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या आप लोग? 2018 के पहले क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के चेहरे थे? या आज इस चैनल पर अशोक राज आहूजा जी स्पष्ट करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो जिस कांग्रेस में एक वंशी परिवार का राज चलता हो, एक वंशी परिवार की विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस गांधी परिवार के छोड़ कोई दूसरा चेहरा नहीं खड़ा कर पाती है। उस पार्टी को किसी दूसरे दल के नेताओं की व्यवस्था पर पूछने का अधिकार नहीं। देखिए, आपने मुझसे प्रश्न किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि 2018 के पहले हमारा चेहरा नंद कुमार पटेल थे। और बूथ की आपने बात की तो नंद कुमार पटेल ने उस समय भी बूथ स्तरीय प्रशिक्षण लेकर बूथों तक कांग्रेस को फैलाया था। और रही बात, तो हमारे पास टीएस सिंहदेव जैसा चेहरा था, हमारे पास भूपेश बघेल जैसा चेहरा था, वही हमारे पास घोषणा पत्र। जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। देखिए, हमारा तो आज भी हमारे पास नेता हैं भाई। आपके अरुण साहु जी तो अमित शाह जी हैं, आपके अरुण साहु जी तो महाराष्ट्रियन साहू कहलाते हैं, और यहाँ का आपका छत्तीसगढ़ का तबका छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता अरुण साहु के नाम से संतुष्ट नहीं है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की,
तो नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में, कर्नाटक में फेल हो चुके हैं, और मणिपुर में जो नरेंद्र मोदी जी ने हालत जो हो रही है, वहाँ औरतों को नग्न किया जा रहा है और दोनों तरफ से गोलीबारियां चल रही है। मणिपुर 2 मई से अशांत चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा अब वैसा चेहरा नहीं रहेगा कि जिसके नाम से यहाँ पर वोट दिया जाएगा। अब आप नरेंद्र मोदी को भूल जाइए, अमित शाह को भूल जाइए। किसी भी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा अब नहीं चलने वाला। आपके आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आपको दिख जाएगा कि उनके नेता कौन है। आप बताएं ना मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गांधी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो नीति मुद्दे ठीक है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम से मुद्दे पर बने रहते हैं। आऊंगा आहूजा जी, आऊंगा इस पर, लेकिन एक बार टिप्पणी, हम कमेटी पर बात कर रहे हैं और कमेटी कितनी कारगर होगी इस पर ज्यादा आप लोगों के विचार हम सुनना चाहेंगे। पहले अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, इस कमेटी को देखकर आपको क्या लगता है? रायपुर और दुर्ग पूरा भरा पड़ा है, उसके बाद हिस्सा आता है थोड़ा बहुत बिलासपुर में 2, बस्तर में 3। इस तरीके की स्थितियों के बाद क्या माने कांग्रेस की ये कमेटी संतुलित है या इसका कोई असर पॉलिटिकल रूप से पड़ पाएगा? देखिए मोहन, मैं यदि कांग्रेस के आदर्शों की निगाह से यदि मैं देखूं तो अभी तक जो कमेटियां बनती थी वो इतनी बड़ी नहीं होती थी कि 22-22, 23-23 लोग आप रख ले रहे हैं। आप भी हमने देखा कि 22 लोग आपने रखे हैं, ठीक है, आपने उसमें सबका प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, उसमें जाति का भी ध्यान रखा है, उसमें विधायकों का ध्यान रखना, मंत्रियों का ध्यान रखा है, कुछ सीनियर्स के ध्यान रखे हैं आपने। और सबसे अच्छी बात ये जरूर कांग्रेस ने की है कि अध्यक्ष के अलावा और कोई संयोजक, सह संयोजक नहीं बनाया, जैसा कि बीजेपी में होता है। पर मेरा कहना यह है कि अगर आप मंत्रियों को स्थान दे रहे थे तो बाकी मंत्रियों ने क्या बिगाड़ा था? वो भी सोचेंगे कि हमारे को स्थान क्यों नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 22 की बजाय ये कमेटी अगर 7, 9, 10 लोगों तक सीमित होती तो मुझे लग रहा है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कब? जब आप टेबल पे बैठेंगे और नाम तय करेंगे, प्रत्याशी तय करेंगे, तब आप देखेंगे कि जरूरत से ज्यादा आपको सलाहें लेनी होगी, जरूरत से ज्यादा आपके पास सुझाव आएंगे, जरूरत से ज्यादा आपके पास नॉमिनीज आएंगे। तो जितनी ज्यादा कमेटी आप बड़ी बनाएंगे उतने ज्यादा आपके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाती है। इसलिए आमतौर पर कांग्रेस को, हालांकि ये उसका आंतरिक मामला है, लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से देखूं तो अगर पहले मैं देखता था कि 7, 8, 9 नेता बड़े बैठते थे और वो डिसाइड कर लेते थे कि कौन किस टिकट पर चुनाव लड़ेगा, तो ये तो कांग्रेस का एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है समस्या होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक तरह से टीम हो गई है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, देखिए बीजेपी को निश्चित तौर पर अभी थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि विपक्ष में है और वो चेहरे देख रही है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, कार्यकर्ता किसको पसंद कर रहा है। सुशांत शुक्ला जैसे युवा चेहरे भी अभी पार्टी के सामने हैं, जिनको अभी सुशांत को तो प्रभारी भी बनाया जशपुर का पार्टी ने। तो क्या सुशांत जैसे चेहरे भी चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसे कितने लोगों की संख्या होगी? मैं सुन रहा हूं शायद पार्टी 50 से 60 सीटों पर नए चेहरे उतारने की कोशिश में है। और बीजेपी के साथ एक अच्छा जो प्लस पॉइंट है, उसके यहाँ टीम जंबो टीम नहीं होती है। उसके यहाँ कोर कमेटी के 7-8 लोग बैठते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि क्या टीम होगी, क्या चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा ये आसान होता है। दूसरा, बीजेपी के साथ संघ परिवार है, आरएसएस भी है, कुछ वो भी मदद कर देता है कि नहीं भैया बीजेपी से मत ढूंढिए, हमारे पास बहुत अच्छे सामाजिक चेहरे हैं, उनको आप दे दीजिए। हालांकि इसकी संख्या 2-3 से ज्यादा नहीं होती है, पर यदि आरएसएस ने कुछ समझाइश दी और उसके दूसरे संगठनों ने भी जो हेल्प की, फिर केंद्र से जो हेल्प होगी, उसके चलते बीजेपी कहीं न कहीं जो बूथ मैनेजमेंट है, जिसके वाकई में बीजेपी की तारीफ करनी होगी कि 15 साल वो इसी बूथ मैनेजमेंट के भरोसे सरकार में रही और संघ परिवार भी उसका साथ देता रहा। तो ये देखना होगा कि क्या नए चेहरे सामने पार्टी ला पाएगी, क्योंकि कोर कमेटी तो टिकट तय कर लेंगी, लेकिन असली सवाल है कि घोड़ा कौन सा दौड़ाएंगे आप उस रेस में। उस घोड़े को युवा होगा कि ताकतपूर्ण होगा, जो है वो प्रभावी होगा कि नहीं होगा, जनता को पसंद आएगा कि नहीं। फिर इतने बड़े बड़े भीम में बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके सामने अगर आप नए चेहरों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो पार्टी को बहुत सोच समझ करके फैसले करने होंगे। ठीक है, ये तो रही एक ऐसी विश्लेषण की दृष्टि जिससे कि दोनों ही पार्टियों को कुछ ऐसी चीजों को सीख कर अपने आप में इम्प्लीमेंट करना होगा जिससे कि चुनाव जीता जा सके। अशोक राज जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि ये लिस्ट काफी लंबी है
और ये भी मान के चलें कि ये इसमें तो ज्यादातर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, अपनी अपनी टिकट फाइनल कर लेंगे, ऐसी बात भी आ रही है। नहीं, देखिए ये लिस्ट मेरे नजरों में अब तक के सबसे छोटी लिस्ट है। मैं 2003 से इस तरह की कमेटियों में बैठता आया हूं। उस समय 28, 29, 29, 30 लोगों की कमेटियां बनती थी। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भी 29 लोगों की कमेटी बनी थी। तो निश्चित रूप से पिछले अनुभव की तुलना में ये सबसे छोटी और संतुलित कमेटी है। और सामूहिक नेतृत्व की बात जो राहुल गांधी जी ने की थी और जिस सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम 2018 में जीते थे, इस कमेटी के माध्यम से उसी सामूहिक नेतृत्व के ऊपर हाईकमान ने विश्वास व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से कमेटी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, बहुत संतुलित है और इसके परिणाम भी हमको बहुत जल्द देखने मिलेंगे। ठीक है, तो टिकट बांटेंगे कि काटेंगे? नहीं, टिकट तो बिल्कुल बांटेंगे और अच्छे लोगों को बांटेंगे, विजयी कैंडिडेट को बांटेंगे, अनुभवी कैंडिडेट को बांटेंगे। और ये भी तय हो रहा है कि जो जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, जो महामंत्री चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। कमेटी का कोई सदस्य, मैं नहीं समझता कि जो कमेटी में डिस्कस ये होता है कि जो सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है, अगर उनके विधानसभा की बात आती तो उसको उस समय बाहर जाना पड़ता है। ये तो रही कांग्रेस की रणनीति। एक टिप्पणी आपसे ले लेते हैं सुशांत जी, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। क्या देख रही है इस तरीके की कवायद को, कांग्रेस की कवायद को बीजेपी? छत्तीसगढ़ अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित भूपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नेतृत्व की कमी झेल रहा है। मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई सड़कों पर है। संगठन के कार्यालय में मुख्यमंत्री जी को आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है संगठनात्मक कामों को लेकर। और मेरे बड़े भाई अशोक राज आहूजा जी बड़े कसीदे पढ़ लें कांग्रेस की संगठनात्मक एकता पर, लेकिन जब यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के लोग सड़कों पर इस संगठनात्मक एकता को तार तार करते हैं, तब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की एकता दिख जाती है कि कितना एक है। आने वाले समय में कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को जनता जनादेश देगी। और कांग्रेस के इस अहम को और इस घमंड को कि जिन्होंने छद्म छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर छत्तीसगढ़ के विकास रथ को रोकने का प्रयास किया है, उसका जवाब देने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। ठीक है साहब, जब नरेंद्र मोदी जी महामंत्री के रूप में यहाँ आए थे तो ब्रिज मोहन जी का अनुशासन हम सब ने देखा था। मोदी बदल गई इस समय से टेबल के नीचे रहना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की बात हमसे मत करिए। वो तो आप जी, वो तो सबको पूरा विश्व जानता है भाई साहब, कांग्रेस के अनुशासनहीनता और संगठनात्मक क्षमता को। कांग्रेस पूरी तरह से संगठित है, एक है और ही विसार दे। ठीक है, पिछले चीजों को भूलकर हम कोशिश करते हैं कि नई चीजों में क्या कुछ होने जा रहा है इस पर ज्यादा जोर दें। तो वही कुछ हमने आज इस पूरी चर्चा के दौरान विश्लेषण में पाया है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन सही होगा तो जो चुनावी जीत का सेहरा है उसके सर पर बंधेगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। हमारे साथ इस चर्चा में अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक राज आहूजा जी रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को यहीं हम देंगे विराम। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बताएं सच बिना किसी चूक। टीवी 24। सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। सुगम होती स्वास्थ्य सुविधाएं अब न्याय के भरोसे का दूसरा नाम है। हंसते मुस्कुराते चेहरे सेहतमंद छत्तीसगढ़ की नई पहचान है। अब दूरियां मजबूरी नहीं, ना ही रुकावट है, क्योंकि दौड़ रही है सेहत की नीली गाड़ियां। सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य की संचालित योजनाएं अब जीवन में नए सिरे से बदलाव ला रही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, हमर अस्पताल और हमर लैब जैसी योजनाओं की चमक अब सेहतमंद छत्तीसगढ़ में है। धनराशि किसी के इलाज में रुकावट न बने, इसलिए हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल
स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। प्रदेश के 27 जिला अस्पतालों में अब डायलिसिस की सुविधाएं और 17 जिला चिकित्सालयों में कैंसर के मरीजों को निःशुल्क मिल रही है कीमोथेरेपी। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में समाहित करते हुए जो राशि इस बाबत खर्च हो रही थी वो 256 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 1400 करोड़ तक की राशि लोगों के इलाज के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। अब नहीं होती अस्पताल के बिल की चिंता, क्योंकि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अब निःशुल्क इलाज का भरोसा है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए अब आसानी से होता है गंभीर बीमारियों का इलाज 20 लाख रुपए तक। और काफी राहत छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इस दरमियान दिलाने में सफलता मिली है। महिलाओं युवतियों के हित पर केंद्रित दाई दीदी क्लिनिक योजना अब प्रदेश भर में खिलती सेहत की मुस्कान की चमक है। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 40% राशि छत्तीसगढ़ सरकार वहन करती है। 1,95,00,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए एक सराहनीय स्वास्थ्य मॉडल का उदाहरण है। अब बिना हॉस्पिटल के चक्कर लगाए आसानी से मिल जाती है निःशुल्क परामर्श, उपचार, जांच और दवाइयाँ। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अब घर घर है, क्योंकि न्याय पर भरोसा अब सबका है।